वेलकम टू कॉन्क्रीट लर्निंग। हम समझ रहे हैं लाइफ की फंडामेंटल यूनिट द सेल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेल की आउटर कवरिंग्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को स्टडी किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस से। आपने प्याज के छिलके के अंदर की तरफ एक पतली और ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस देखी होगी। जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर ये एपिडर्मिस की सेल्स हैं और एपिडर्मिस की सेल्स के अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ही डॉट्स न्यूक्लियस हैं। और ये है सेल की 3D स्ट्रक्चर। ये एक कंप्लीट सेल है। इस सेल में ऑर्गेनेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे इस तरह से कट किया गया है और इसमें जो आप ये सेंटर में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पर डबल लेयर्ड कवरिंग है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पर आप जो सेंटर में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जो एक दूसरे में उलझी हुई हैं, इसे क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। जब सेल डिवीज़न होता है, यानी कि एक सेल से दो सेल बन रही होती हैं, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है। और ये क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह के रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। और ये क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले इन डीएनए मॉलिक्यूल्स में सेल को बनाने और उसे ऑर्गेनाइज करने की नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है और पेरेंट से उनके बच्चे में जाने वाले कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी क्रोमोसोम्स में डीएनए के रूप में होती है। और डीएनए के जो सेगमेंट्स फंक्शनल होते हैं उन्हें जीन्स कहा जाता है। मान लीजिए डीएनए का एक सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक। इस सेगमेंट में किसी एंजाइम की इंफॉर्मेशन है और वो एंजाइम सेल के लिए नेसेसरी है, तो हम डीएनए के इस सेगमेंट को जीन कहेंगे। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। सेल डिवीज़न के दौरान न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले करता है क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स डिवीज़न के दौरान नंबर में डबल हो जाते हैं, दो सेट बना लेते हैं और अपने चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है और सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में ही होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले करता है। और सेल में होने वाली केमिकल एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस द्वारा डायरेक्ट किया जाता है और ये निश्चित किया जाता है कि सेल किस तरह से डेवलप होगी और मैच्योर होने पर सेल किस तरह की दिखेगी। इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूक्लियस के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियर रीजन में किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं और इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव,
या वेरी सिंपल और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है उन ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहा जाता है। आई होप आपको न्यूक्लियस के बारे में बेसिक जानकारी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर जो फ्लूइड कंटेंट पाया जाता है यही फ्लूइड कंटेंट साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इस फ्लूइड कंटेंट में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये अपनी मेम्ब्रेन्स में एनक्लोज्ड रहते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसी के साथ साथ प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। और दूसरी तरफ यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और इसी के साथ साथ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल होती है और इसका साइज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 लाख मीटर। और यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज होती है और इसका साइज़ 5 to 100 माइक्रोमीटर हो सकता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम सिंगल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से यूकैरियोट्स। तो फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा हैं इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इस डायग्राम में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ प्रोकैरियोट्स में देखिए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जो न्यूक्लियोइड कहलाता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है। और यहाँ प्रोकैरियोट्स में हमें कोई ऑर्गेनेल दिखाई नहीं दे रहा है और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और एक ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है वो है राइबोसोम। आई होप आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स को। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली सेल्स को अपनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की आवश्यकता होती है। इन डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए ये सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का यूज़ करती हैं। ये फीचर यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर है जो इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स से डिस्टिंग्विश करता है। इनमें से कुछ ऑर्गेनेल्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। हम पढ़ने जा रहे हैं पहला ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का एक लार्ज नेटवर्क होता है
और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड या ऑब्लॉन्ग बैग्स के जैसी दिखाई देती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है। लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा था, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसीलिए जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसका सरफेस रफ दिखाई देता है। ये राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के साइट्स होते हैं और सभी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और लिपिड्स सेल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इस यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में जो आप यहाँ सेंटर में देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर आप डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स हैं राइबोसोम्स। और यहाँ बाहर की तरफ लाइट कलर में एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हमने पहले देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर भेज दिए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं और इस प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहा जाता है। अन्य प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। डिफरेंट टाइप की सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिफरेंट दिखाई देती है और ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के मध्य मटेरियल के ट्रांसपोर्ट स्पेशली प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है और सेल की कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ईआर की सरफेस पर होती हैं। और वर्टिब्रेट्स की लिवर सेल्स में पाई जाने वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजन्स और ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में क्रूशियल रोल प्ले करती है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिक फंक्शंस को समझ लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की ओर। वो ऑर्गेनेल है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का सिस्टम होता है और ये वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं और पैरेलल अरेंज होकर स्टैक्स का फॉर्मेशन करती हैं और इन स्टैक्स को सिस्टर्न्स कहा जाता है। गोल्जी की मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से होता है और इस तरह ये एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का अनदर पोर्शन बनाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये है गोल्जी अपरेटस और यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से ये वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने मटेरियल को गोल्जी अपरेटस पैक करता है और उसे सेल के अंदर या सेल से बाहर उनके टारगेट साइट्स पर भेज दिया जाता है। गोल्जी अपरेटस मटेरियल को स्टोर करने, उसे मॉडिफाई करने और उसके प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स में पैक करने का काम करता है और इसके द्वारा सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में भी मॉडिफाई किया जाता है। गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ये लाइसोसोम क्या है, चलिए देखते हैं। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं और ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं।
थोड़ी देर पहले ही हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि वहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है और उनमें से कुछ प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। हम यहाँ पर उन्हीं एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने ये एंजाइम्स गोल्जी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और गोल्जी से लाइसोसोम में। लाइसोसोम्स को सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर करता है, जैसे कि बैक्टीरिया या कोई सेल का ऑर्गेनेल डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है और उन्हें डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम सेल को क्लीन करने में इसलिए कैपेबल है क्योंकि उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है। जब कोई सेल डैमेज हो जाती है या सेल में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब लाइसोसोम फट जाती है और लाइसोसोम में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में लाइसोसोम खुद भी नष्ट हो जाती है, इसीलिए उसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। हमने लाइसोसोम्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की ओर और वो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इसलिए फोल्डेड होती है ताकि एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा सके। फ्रेंड्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर की तरफ ये है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है और इस फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन पर एटीपी जनरेशन के लिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर बनने वाली एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। लिविंग सेल में होने वाली केमिकल एक्टिविटीज़ में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा रिलीज़ की जाती है और ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। बॉडी में एटीपी के रूप में स्टोर्ड एनर्जी को नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने और मैकेनिकल वर्क में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल होता है क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ये सेल्स बनाई हुई हैं और इन सेल्स के अंदर हम ग्रीन प्लास्टिड्स को देख सकते हैं। ये प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि क्रोमो वर्ड का यूज़ कलर के लिए किया जाता है, सो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके शुगर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ साथ अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस प्लास्टिड्स में होता है और ऐसे प्लास्टिड्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इन प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और सेकंड टाइप के प्लास्टिड्स हैं ल्यूकोप्लास्ट। इन्हें वाइट और कलरलेस प्लास्टिड भी कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें स्टार्च
ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर किया जाता है। हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा और देख लेते हैं क्योंकि ये प्लांट सेल के इम्पोर्टेंट प्लास्टिड होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी होती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो डेंस फ्लूइड पाया जाता है उस एरिया को स्ट्रोमा कहा जाता है और इस स्ट्रोमा में सैक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं। फ्रेंड्स, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और इसमें सबसे बाहर की तरफ है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट में एक्वस फ्लूइड होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं और इस स्ट्रोमा में सैक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स थाइलेकोइड कहलाती हैं और इन थाइलेकोइड के अंदर के स्पेस को थाइलेकोइड ल्यूमन कहा जाता है। जब ये थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक अरेंज होकर स्टैक्स बना लेती हैं तो इस स्टैक को ग्रेनम कहा जाता है। आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे आज के सेशन का लास्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल। वैक्यूल सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने वाले सैक होते हैं। एनिमल सेल में इनका साइज़ छोटा होता है लेकिन प्लांट सेल में इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वैक्यूल और ये साइज़ में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और कुछ प्लांट सेल्स में तो वैक्यूल्स 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट सेल में ये है वैक्यूल। प्लांट सेल की वैक्यूल सेल सेप से भरी रहती है और ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। टर्जिडिटी मीन्स सेल फूली हुई रहती है और रिजिडिटी मतलब कि अगर सेल को बाहर से कोई फोर्स दिया जाता है तो वो फोर्स उस सेल को प्रभावित नहीं कर पाता है। और सेल की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस इन वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, इनमें फूड वैक्यूल्स होती हैं और ये फूड वैक्यूल्स में अमीबा द्वारा कंज्यूम्ड फूड डाइजेस्ट किया जाता है। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होती हैं। ये वैक्यूल्स एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। और यहाँ पर हमने सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ जहाँ से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। सेल को लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये समझ गए हैं कि एक कंप्लीट सेल सभी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने में कैपेबल होती है और यही सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है, या हम कह सकते हैं कि यही सेल जीवन की शुरुआत करती है। चलिए देखते हैं कैसे। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेल डिवाइड होती है 1 से 2, 2 से 4 और ऐसे ही बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और ये सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ह्यूमन बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और ऐसे ही अलग अलग टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ पर स्टमक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। और ऐसे ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, पेनक्रियाज एंड लिवर मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम है
डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऐसे ही डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल को लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।